हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 7 से 7:30 के आसपास मिल जाती है। क्लास के बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में हम देखते हैं वोकैब, जो कि एडिटोरियल से होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब है, एग्जाम में आपको यही वोकैब एज इट इज़ देखने को मिलती है। तो क्लास की स्टार्टिंग में 10 से 12 वर्ड्स वोकैब के हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और उनके हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और सेंटेंस यूज के साथ में देख लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, जिससे आपका रीडिंग का जो पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, वो स्ट्रॉन्ग होता है। आपको चीज़ें पढ़नी आ जाती हैं। जो रीडिंग का जो एक तरीके का डर है आपके अंदर कि आपको जब एग्ज़ाम में पैसेज वाले जो क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको पैसेज ही समझ में नहीं आता। तो अगर आप इसको डेली लगाते हैं तो रीडिंग एनालिसिस की जो चीज़ें हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आपकी क्लियर हो जाती है। और एक अच्छा खासा एक टॉपिक आपको रिसेंटली जो अभी चल रहा है कंकरेंट, तो वो आपको एडिटोरियल में देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छे स्कॉलर के द्वारा लिखा होता है। तो फिर आपका माइंडसेट भी चेंज होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहाँ से आपका पार्ट कवर हो जाता है और आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाते हो। देन मैं लास्ट में इसके कुछ पैसेज के एमसीक्यूज टाइप में करवाता हूँ, जिससे कि आपको जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जो पैसेज, अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको खुद से उनके आंसर ढूंढने आ जाते हैं। और मैं इसी के साथ में कुछ ग्रामर के एमसीक्यूज भी रखता हूँ, क्योंकि ग्रामर की भी काफ़ी रेलेवेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रामर भी वहाँ पर कवर हो जाती है। तो इस तरीके से आपका रीडिंग और ग्रामर दो पोर्शन यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। वोकैब के लिए कुछ अलग से जो वोकैब होती है, ये तो इसमें तो केवल मैं थोड़ी सी ही करवाता हूँ, लेकिन उसके बाद एक 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास होती है, ठीक है। और स्पेशल वोकैब क्लास में क्या होता है, हम एंटोनियम सिनोनिम्स करते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद में मैं लास्ट में उनकी प्रैक्टिस भी कराता हूँ, जिससे तो उसकी मतलब जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं उसके बाद तो सारा कुछ जितना भी हमने पढ़ा है डेली वहीं पर क्लास में याद हो जाता है। आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। ऑलराइट, तो ये दो दो क्लासेस हैं ना जो, तो ये अपने आप में क्लासेस भी हैं और साथ ही साथ वो प्रैक्टिस सेट भी हैं। देखो, यहाँ पर 6-7 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं ग्रामर के और अनसीन पैसेज टाइप के। तो ये एक टाइप का छोटा सा एक प्रैक्टिस सेट हो गया। और जो वोकैब की क्लास है उसमें भी आपको 20 से 25 वर्ड्स मिल जाते, क्वेश्चंस मिल जाते हैं वर्ड्स वाले। जो वर्ड्स और इडियम वगैरह पढ़े हैं उन्हीं के क्वेश्चंस मिल जाते हैं ट्रिकी फॉर्म में। तो ये तो दोनों आपकी क्लासेस भी हैं और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। तो इन दोनों को लगाएं। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कमज़ोर है तो आप इस क्लास को लगाएं। अगर आपका वोकैब पोर्शन कमज़ोर है तब आप 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास लगाएं। और अगर आपके दोनों पोर्शन कमज़ोर हैं, आप दोनों क्लासेस को डेली लगाएं। हार्डली आधा आधा घंटे की क्लासेस होती हैं। 1 घंटे में आप बहुत ही ज़्यादा अपनी जो इंग्लिश की स्किल्स हैं, लैंग्वेज की स्किल्स हैं, उनको ग्रो कर पाएंगे। ऑलराइट, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पीडीएफ डाउनलोड करें, खुद से एक बार एडिटोरियल को पढ़ें और उसके बाद खुद से जो लास्ट में क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए, और इसी के साथ में एक बात बता देता हूँ। देखो, इसके जो बेनिफिशियरीज हैं, जो इस क्लास को इसका फ़ायदा जिनको मिलेगा उनके बारे में बता देता हूँ। जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं, इंक्लूडिंग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, सभी को दिमाग में रखते हुए इस क्लास को डिज़ाइन करता हूँ मैं। सभी को, जितने भी एसएससी एस्पायरेंट्स हैं सभी को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही बैंक एस्पायरेंट्स, डिफेंस जो एनडीए और सीडीएस की तैयारी करते हैं, और यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये क्लास है। तो ये जो भी इस टाइप के लोग हैं, जो भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ वगैरह की, बैंक की, डिफेंस की, यूपीएससी की, वो लोग इस क्लास को देखें और इसका काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड से शुरू करते हैं। और पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिजम्पशन। ये होता है एक नाउन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अनुमान लगाना या फिर धारणा करना। एन अजम्पशन और बिलीफ टेकन एज ट्रू विदाउट प्रूफ। कोई एक एजम्पशन कर ली हमने या फिर कोई बिलीफ हो गया, टेकन एज ट्रू, और उसको हम सही मान रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ, तो उसी को बोलते हैं प्रिजम्पशन। द कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट का जो डिसीजन है वॉज बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन। तो कोर्ट का डिसीजन किस चीज़ पर बेस्ड था? प्रिजम्पशन पर, केवल अनुमान पर, धारणा पर बेस्ड था। दैट कंसेंट एग्जिस्ट इन मैरिज, कि भाई मैरिज जो है ना उसमें कंसेंट एग्जिस्ट करती है, होती ही है। कंसेंट होती मर्जी, आपकी मर्जी। तो मर्जी मैरिज के अंदर होती ही है। तो ये कोर्ट का डिसीजन बेस्ड था किसी चीज़ पर? प्रिजम्पशन पर। एजम्पशन भी बोल सकते हैं प्रिजम्पशन को। सपोजिशन, सपोजिशन मतलब सपोज कर रहे हो आप। बिलीफ आपका बिलीफ है, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो अनुमान है, धारणा कर रखी है, लेकिन दूसरी तरफ सर्टेनिटी है, एकदम प्रूफ के साथ चीज़ें हो रही हैं और रियलिटी है
केवल मान नहीं रखा, वो रियलिटी है। 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं सर्टेनिटी, प्रूफ और रियलिटी। अगला वर्ड है कंसेंट। कंसेंट होता है नाउन, इसका मतलब होता है सहमति या फिर अनुमति। परमिशन और अग्रीमेंट, कोई परमिशन है या आपका अग्रीमेंट है टू डू समथिंग, आप एग्री कर रहे हो चीज़ों को, वही होती है कंसेंट। विदाउट म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट देखो म्यूचुअल होती है दूसरे की, एक दूसरे की, है ना, मेरी भी है और दूसरे की भी है। तो 2 लोग अगर शामिल हैं तो दोनों की अगर कंसेंट है तो उसको बोलेंगे म्यूचुअल कंसेंट, होती है मर्जी। विदाउट म्यूचुअल कंसेंट नो रिलेशनशिप कैन बी कंसिडर्ड हेल्थी, बिना म्यूचुअल कंसेंट के कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता कैन बी कंसिडर्ड हेल्थी, कोई भी रिश्ता हेल्दी नहीं माना जा सकता जब तक कि म्यूचुअल कंसेंट ना हो। तो कंसेंट मतलब एग्रीमेंट होना, अप्रूवल होना, किसी चीज़ का अप्रूवल दे रखा, सहमति दे रखी है, और परमिशन। तो 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं, अग्रीमेंट, अप्रूवल और परमिशन। अच्छा, एक तरफ तो सहमति हो रही है ना, अनुमति दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ रिफ्यूज़ल है, मतलब चीज़ों को रिफ्यूज़ करा जा रहा है, डिनायल है, डिनाई कर रहे हैं चीज़ों को, और ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है, विरोध करा जा रहा है चीज़ों का। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं कंसेंट के, रिफ्यूज़ल, डिनायल और ऑब्जेक्शन। नेक्स्ट अगला वर्ड है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड होता है एक वर्ब। देखो दोषी ठहराने को बोलते हैं कन्विक्टेड, किसी को दोषी ठहराया गया तो उसी को बोल देते हैं कन्विक्टेड, उसके बाद उसको सजा मिल जाएगी। डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ अ क्राइम बाय अ कोर्ट, एक कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया गिल्टी, गिल्टी होता है वही दोषी, तो किसी क्राइम का दोषी पाया गया कोई तो उसी को बोलते हैं कन्विक्टेड। द मैन वॉज कन्विक्टेड, मैन को क्या कर दिया गया, कन्विक्ट कर दिया गया, मतलब उसको दोषी ठहराया गया है। फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, उसका जो क्राइम में इन्वॉल्वमेंट था उसके लिए उसको कन्विक्टेड ठहराया गया है, मतलब उसका दोषी ठहराया गया। ठीक है, देखो पहले क्लास जो केस होता है वो रजिस्टर होता है, फिर केसेस चलते हैं, ट्रायल पर रहता है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें एविडेंस वगैरह होने के बाद फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के बाद केस पहुंचता है स्टेज पर जहां पर कन्विक्शन होती है, और कन्विक्शन होने के बाद में फिर लास्ट में होता है क्या, सेंटेंस। सेंटेंस मतलब सज़ा बोली जाती है। तो ये इस तरीके का प्रोसेस है। सिनोनिम देख लेते हैं कन्विक्टेड के, फाउंड गिल्टी, गिल्टी पाया गया। सेंटेंस मतलब उसको सेंटेंस दे दिया गया, और जज, ठीक है, जज कर दिया गया उसको। तो 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो दोषी ठहराया गया है, कन्विक्शन हुई है, लेकिन दूसरी तरफ एक्विटेड है, उसको छोड़ दिया गया। क्लियर्ड, जितने भी चार्जेस थे वो क्लियर्ड कर दिए गए हैं। एक्सोनरेटेड, 3 इसमें एंटोनिम्स हो जाते हैं। एक्सोनरेटेड को मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है एक्विट। एक्विट तो वही है छोड़ देना, बरी कर देना, दोष मुक्त करना, किसी को एक्विट कर दिया मतलब कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। टू फ्री समवन फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय अ कोर्ट डिसीजन, एक कोर्ट डिसीजन के द्वारा किसी व्यक्ति को क्रिमिनल चार्ज से हटा देना, उसी को बोलते हैं एक्विट करना। द हाई कोर्ट डिसाइडेड टू एक्विट द अक्यूज, हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड करा है, हाई कोर्ट ने डिसाइड करा है एक्विट करने का, छोड़ने का अक्यूज को, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंस नहीं थी, उसकी कमी के कारण एविडेंस की, उसको कर दिया गया है एक्विट। एक्विट करना मतलब एक्सोनरेट करना, डिस्चार्ज करना और क्लियर करना। डिस्चार्ज कर देना मतलब उसको छोड़ देना, चार्ज हटा देना उससे, क्लियर कर देना और एक्सोनरेट करना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, जैसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक तरफ तो बरी हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ कन्विक्शन हो, कन्विक्ट कर रहे हैं उसको, मतलब दोषी मान रहे हैं। सेंटेंस उसको सजा दे रहे हैं और पनिश कर रहे हैं। तो 3 एंटोनिम्स हो गए, कन्विक्ट, सेंटेंस और पनिश। नेक्स्ट अगला वर्ड है ट्रेजिक, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका हिंदी में मीनिंग होता है दुखद या फिर त्रासदायक। मीनिंग बता देता हूँ मैं इंग्लिश में, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ट्रेजिक है कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा दुखद है, सैड है, कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट सैडनेस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सैडनेस है किसी चीज़ में, या काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है, उसी को बोलते हैं, पीड़ा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा, उसको बोलते हैं ट्रेजिक है। द ट्रेजिक डेथ ऑफ द वुमेन, जो वुमेन की ट्रेजिक डेथ हुई, मतलब एक दुखद जो मृत्यु हुई। रेज्ड सीरियस लीगल एंड मोरल कंसर्न, उन्होंने क्या रेज करा, काफ़ी ज़्यादा सीरियस गहन लीगल और मोरल कंसर्न्स मतलब चिंताएं। हार्ट ब्रेकिंग है कोई चीज़, सोरोफुल है और डिवास्टेटिंग है। अच्छा, अभी देखो स्टैम्पीड हुई थी महाकुंभ में, तो वो कैसी घटना थी, ट्रेजिक घटना थी। अभी यहाँ पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी हुई है, तो वो भी कैसी घटना है, ट्रेजिक है, दुखद घटना है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक तरफ तो दुखद है ना, काफ़ी ज़्यादा सैड है, लेकिन दूसरी तरफ जॉयफुल है, हैप्पी है, चीयरफुल है। तो 3 इसके उल्टे एंटोनियम्स हो जाते हैं, जॉयफुल, हैप्पी और चीयर्स। नेक्स्ट अगला देखते हैं ओवरटर्न। ओवरटर्न होता है एक वर्ब। ओवरटर्न का मतलब होता है पलटना या फिर किसी चीज़ को अस्वीकार करना। टू कैंसिल, कैंसिल कर देना या रिवर्स कर देना, जो पिछला डिसीजन हुआ है प्रीवियस, उसको कैंसिल कर देना या रिवर्स कर देने को बोलते हैं ओवरटर्न करना।
द हाई कोर्ट ओवरटर्न, हाई कोर्ट ने क्या ओवरटर्न, अच्छा हाई कोर्ट किसके डिसीजन को ओवरटर्न करेगा? लोअर कोर्ट्स जो होते हैं ना, तो लोअर कोर्ट कौन से होते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, जो इनको लोअर कोर्ट्स बोलते हैं। तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया? ओवरटर्न कर दिया, मतलब पलट दिया ऑर्डर को, किसके? द लोअर कोर्ट्स वर्डिक्ट। वर्डिक्ट तो जजमेंट को बोलते हैं। वर्डिक्ट का मतलब होता है जजमेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में मिलता है आपको ज़रूर, तो इसको मार्क कर लें। अच्छा, ओवरटर्न करना मतलब रिवर्स कर देना किसी चीज़ को, रिवोक मतलब हटा देना, एनल मतलब कैंसिल कर देना चीज़ों को। एनल, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है एनल, और ये रिवोक भी अच्छा वर्ड है, इन दोनों को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो पलट रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ अप होल्ड मतलब उसको जारी रख रहे हो, कंफर्म कर रहे हो कि ठीक है ये, और उसको वैलिडेट कर दे रहे हो कि भाई ये वैलिड है। वैलिडेट करना मतलब वैलिड मानना किसी चीज़ को। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, इसमें से वैलिडेट मार्क कर लो, अच्छा वर्ड है काफ़ी है। अगला देखते हैं रिगोरस। रिगोरस होता है एक एडजेक्टिव, उसका मतलब होता है कठोर या फिर सख्त। एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। थोरो एंड डिमांडिंग, और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। स्ट्रिक्ट से मतलब समझ लो, रिगरस है मतलब कठोर है, सख्त है। द कन्विक्ट वॉज, कन्विक्ट, अब देखो कन्विक्शन था ना वहाँ पे, तो कन्विक्ट क्या हो गया? दोषी को बोलते हैं कन्विक्ट, जो जिसके ऊपर चार्ज पाया गया है कि भाई ये दोषी है। द कन्विक्ट वॉज गिवन रिगरस इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट होती है जेल, तो कन्विक्ट को क्या दिया गया है? रिगरस, काफ़ी ज़्यादा कठोर इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, जेल दी गई है। फॉर हिज क्राइम्स, उसके क्राइम्स के लिए, उसके अपराधों के लिए। रिगरस होना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, सीवर होना और हार्श होना, 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कठोर है, सख्त है काफ़ी, लेकिन दूसरी तरफ लीनियंट है, माइल्ड है, हल्का सा है, रिलैक्स्ड है, मतलब चीज़ों को रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, लीनियंट, माइल्ड और रिलैक्स्ड। अगला वर्ड है इम्प्रिजनमेंट, ये तो जेल होता है, सिंपल नाउन इसको बोल, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। हिंदी मीनिंग इसका कैद या फिर कारावास, जेल को बोलते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, जेल में जब बंद हो जाता है कोई, बंद करते हैं किसी को, कैद करते हैं, उसी को बोलते हैं इम्प्रिजनमेंट। ही वॉज सेंटेंस टू 10 ईयर्स, 10 साल उसको सेंटेंस हुआ है, सज़ा मिली है। सेंटेंस का मतलब ये वो नहीं है वाक्य से, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा। लीगल टर्म्स में अगर सेंटेंस का मतलब देखें तो वो होता है सज़ा। तो ही वॉज सेंटेंस्ड टू 10 ईयर्स, उसको क्या हुआ है? 10 साल की सज़ा हुई है। किस चीज़ की? 10 साल की, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की। तो 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट मतलब 10 साल की जेल, फॉर हिज एक्शंस, उसके कर्मों के लिए। कन्फाइनमेंट होना, इनकार्सरेशन होना और डिटेंशन होना, 3 इसके वर्ड्स हो जाते हैं। इनकार्सरेशन को और डिटेंशन को मार्क कर लो। कन्फाइनमेंट भी अच्छा है, तीनों वर्ड अच्छे मिल गए यहाँ पर, तो इनको मार्क करो। देखो ये जो मैं मार्क कराता हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। वैसे तो जो जितने वर्ड्स में स्टार्टिंग में जो नंबरिंग में रहते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम के, लेकिन ये जो जिनको मैं मार्क कराता हूँ, इनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो जो मैं डेली लिख रहा हूँ वर्ड्स, जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तो अच्छे वर्ड्स हैं ही, लेकिन साथ ही जो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये वर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप अलग से कहीं पर लिख लिया करें। चलिए, अच्छा इसके एंटोनिम्स रह गए। देखो, एक तरफ तो कैद है, जेल हो गई है, इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रीडम है, रिलीज़ कर दिया गया है, और लिबर्टी दी गई है ना। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं आज़ादी, तो फ्रीडम, रिलीज़ और लिबर्टी। अगला वर्ड है एम्बिगुअस, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अस्पष्ट, संदिग्ध, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, उसी को बोलते हैं एम्बिगुअस। हैविंग मोर देन वन मीनिंग, अच्छा किसी चीज़ में अगर एक से ज़्यादा मीनिंग है तो वो क्लियर थोड़ी ना है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा, तो वो अनक्लियर है। और ओपन टू इंटरप्रिटेशन, उसका इंटरप्रिटेशन ठीक से नहीं किया जा सकता। द लॉ ऑन मैरिटल रेप, जो मैरिटल रेप के ऊपर जो लॉ है ना, आज का हमारा एडिटोरियल मैरिटेरियल रेप पे ही है, मैरिटल रेप पे, तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो उसी के इसमें सेंटेंस भी हैं। द लॉ ऑन मैरिटल रेप, जो मैरिटल रेप के ऊपर जो लॉ है, जो कानून है, रिमेन्स एम्बिगुअस, वो अस्पष्ट है इन इंडिया, इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर है। अनक्लियर होना, वेग होना और डाउटफुल होना। वेग मार्क कर लो, बहुत अच्छा वर्ड है भाई, बहुत एग्जाम में कई बार आया ये। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें अस्पष्ट हैं, है ना, वेग है, अनक्लियर है, डाउटफुल हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्लियर है एकदम, डेफिनिट है और सर्टेन है। 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, डेफिनिट, क्लियर और सर्टेन। अगला वर्ड है टेरेन, ये होता है एक नाउन, इसका मतलब होता है एक इलाका या फिर किसी क्षेत्र को बोल देते हैं टेरेन। डोमेन भी इसका मीनिंग हो सकता है, एक सिनोनिम हो सकता है डोमेन, ठीक है जी। द लीगल, अच्छा इसका मीनिंग देखो, अ स्ट्रेच ऑफ लैंड, कोई एक लैंड का टुकड़ा है, स्पेशली विद रिगार्ड टू इट्स फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स के साथ में कोई एक जगह है, उसी को बोलते हैं टेरेन। द लीगल टेरेन, अच्छा इसको फिजिकल में ना होकर और तरीके से भी यूज़ कर लिया जाता है, जैसे यहाँ पर करेगा द लीगल टेरेन,
सराउंडिंग मैरिटल रेप इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड। जो लीगल टेरेन है, जो लीगल क्षेत्र है, मतलब कानूनी जो क्षेत्र है सराउंडिंग मैरिटल रेप, जिसमें मैरिटल रेप की चीज़ें आती हैं, इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड, वो आज भी कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का सिनोनिम क्या हो जाएगा फिर, एम्बिगुअस हो जाएगा। अच्छा, एक इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, देखो इसका टेरेन का लैंडस्केप है, रीजन है और एरिया है ना। एरिया रीजन को बोलते हैं, वही टेरेन होता है, तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो देखो एरिया है, लैंड पर है ना, लेकिन दूसरी तरफ स्काई है, आकाश है, एटमॉस्फेयर और ओशन है, तो ये इसके उल्टे हो जाते हैं। एंटोनिम्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका मीनिंग याद रख लो, उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। डेफर्ड, अगला वर्ड है डेफर्ड, ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है टालना। डेफर कर दिया मतलब टाल दिया, स्थगित कर दिया। कोर्ट में होता है ना, मैटर को डेफर कर दिया मतलब उसको अगला स्थगित कर दिया, नेक्स्ट डेट उसमें मिल गई है। टू पोस्टपोन और डिले, पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना। समथिंग टू अ लेटर टाइम, मतलब उसको बाद में करेंगे, तो उसके लिए हमने कर दिया इसको डेफर। द सुप्रीम कोर्ट डेफर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, स्थगित कर दिया डिसीजन को, किसके, ऑन क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप, मैरिटल रेप को जो क्रिमिनलाइज करता है जो डिसीजन, उसको कर दिया डेफर। पोस्टपोन कर दिया मतलब बाद में करेंगे, डिले कर दिया अभी नहीं कर रहे, और सस्पेंड कर दिया मतलब अभी नहीं करेंगे, उसको बाद में ही करेंगे। तो तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, पोस्टपोन, डिलेड और सस्पेंडेड। अच्छा, एक तरफ तो टाल दिया गया, स्थगित कर दी गई हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ एडवांस्ड अभी करा गया है, हेस्टन जल्दबाजी दिखाई गई है, और एक्सेलरेट मतलब बढ़ा दिया गया है, टाला नहीं है उसकी और उसको जल्दी कर दिया है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है स्टार्क, ये होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है स्पष्ट, एकदम कठोर। क्लियर है कोई चीज़ काफ़ी, तो वही उसको बोलते हैं स्टार्क। क्लियर होना और सीवियर होना इन अपीयरेंस और रियलिटी, रियलिटी में कोई चीज़ क्लियर है या फिर काफ़ी ज़्यादा कठोर है, उसी को बोलते हैं स्टार्क। द स्टार्क रियलिटी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया इज़ अलार्मिंग। जो स्टार्क काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट या फिर काफ़ी ज़्यादा सीवियर, भीषण एक रियलिटी है डोमेस्टिक वायलेंस की। डोमेस्टिक मतलब जो घर में लड़ाइयाँ होती हैं, हिंसा होती है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। जो एक पति पत्नी के बीच में जो वायलेंस होती है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो स्टार्क रियलिटी है, जो बहुत ज़्यादा भीषण, एक स्पष्ट कठोर एक रियलिटी है डोमेस्टिक वायलेंस की इन इंडिया, इज़ अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होना कोई चीज़, उसको बोलते हैं अलार्मिंग। सिनोनिम देखते हैं, हार्श होना कोई चीज़, सीवियर होना और ब्लीक होना, तीन सिनोनिम हो गए, तो ब्लीक को मार्क कर लो, ये भी अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा कठोर है ना, इस हार्श है लेकिन दूसरी तरफ सॉफ्ट है, एकदम जेंटल है, माइल्ड हल्का सा है, तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, सॉफ्ट, जेंटल और माइल्ड। चलिए, अब वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं, अब देखते हैं एडिटोरियल एनालिसिस को। और आज के इसका एडिटोरियल का टाइटल है सेक्स एंड वॉयलेंस, सेक्स और हिंसा, इनके बारे में है। ऑन द जुडिशरी, इंडियंस एंड मैरिज, जुडिशरी के ऊपर में बात होगी, इंडियंस मतलब हम लोगों के बारे में बात होगी, और मैरिज, तो ये मैरिज से रिलेटेड है, इसके अंदर जो भी क्रिमिनल क्राइम्स वगैरह होते हैं मैरिज के अंदर, तो उसके बारे में, और जुडिशरी का क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में बात करेगा। टाइटल के बाद एक उसमें दिखाता है कि मैरिज शुड नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर सेक्सुअल वायलेंस। जो मैरिज है ना, उसको ना बचाव नहीं करना चाहिए सेक्सुअल, इम्यूनिटी का मतलब होता है बचाव, तो मैरिज को बचाव नहीं करना चाहिए सेक्सुअल वायलेंस का। जो सेक्सुअल वायलेंस हो रही है मैरिज के अंदर, उसमें उसका बचाव नहीं करना चाहिए मैरिज को। अ रिसेंट रूलिंग बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एक रिसेंट रूलिंग मतलब ऑर्डर, तो विच हेल्ड दैट, और जिसमें क्या बताया गया, अननेचुरल सेक्स, जो अननेचुरल सेक्स होता है बाय अ हस्बैंड इन मैरिज इज़ नॉट एन ऑफेंस। तो उसमें उस रूलिंग में हाई कोर्ट की क्या बताया गया कि जो अननेचुरल सेक्स है ना हस्बैंड के द्वारा एक मैरिज के अंदर, इज़ नॉट एन ऑफेंस, तो वो उसको एक ऑफेंस नहीं मानते हैं ये। हैविली रिलाइज ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट विद इन अ मैरिटल रिलेशनशिप, और हैविली क्या रिलाई कर रहे हैं कि एक प्रिजम्पशन ली इन्होंने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक प्रिजम्पशन ली, एक मतलब एक धारणा ले ली, और कहा कि भाई जो कंसेंट है ना विद इन ए मैरिटल रिलेशनशिप की, वो तो होती ही होती है, तो फिर उसको उन्होंने अननेचुरल सेक्स को भी वहाँ पर क्राइम नहीं माना। द केस इन्वॉल्व्ड अ 40-year-old मैन फ्रॉम बस्तर डिस्ट्रिक्ट हु हैड बीन कन्विक्टेड बाय अ सेशंस कोर्ट इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 2017। तो ये कह रहा है कि भाई देखो, जो केस था ना, केस क्या था, केस में इन्वॉल्व था एक 40 years old मैन, 40 साल का एक व्यक्ति केस के अंदर इन्वॉल्व था, और वो कहाँ से था, वो था बस्तर डिस्ट्रिक्ट से। हु हैड बीन, बस्तर डिस्ट्रिक्ट वहीं अगेन छत्तीसगढ़ में है,
हु हैड बीन कन्विक्टेड, जिसको सजा हुई थी बाय ए सेशन कोर्ट, एक सेशन कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेशन कोर्ट बोलते हैं उसको। इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ 2017 में उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी, उसी कनेक्शन में उसको कन्विक्ट करा गया था बस्तर डिस्ट्रिक्ट में एक 40 साल के व्यक्ति को। द सेशंस कोर्ट फाउंड दैट, अब सेशन कोर्ट ने क्या पाया था, उसने पाया था दैट हिज वाइफ, वो जो 40 साल का आदमी है उसकी जो वाइफ थी वो 30s में थी, फेल इल, वो बीमार पड़ गई, एंड सब्सिक्वेंटली डाइड, और अचानक से वह मर गई, फॉलोइंग आ फोर्स्ड फिजिकल रिलेशनशिप। और किस वजह से मिल गई कि भाई वहाँ पर एक फोर्स्ड फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा था, मतलब वहाँ पर फोर्सफुली सेक्स करा जा रहा था उस व्यक्ति के द्वारा उस औरत के साथ। हाउएवर, और मैरिज में थे दोनों, दोनों शादीशुदा थे आपस में। हाउएवर ऑन अपील में द हाई कोर्ट एक्विटेड द हस्बैंड, और हाई कोर्ट ने, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, उसने क्या करा, अपील उसमें डाली गई हाई कोर्ट में, और उसको हस्बैंड को कर दिया उसने एक्विट। एट द कोर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन मैरिज, देखो मैरिज के ऊपर चाहे आप जो भी डिस्कशन करेंगे और एनी रिलेशनशिप या फिर किसी भी रिलेशनशिप में, मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट, तो कंसेंट का वहाँ पर मायने होने चाहिए, ना कि आप किसी प्रिजम्पशन के ऊपर चीज़ों को डिसाइड करेंगे। व्हेन फिजिकल हार्म अकर्स, जब कोई फिजिकल नुकसान हो रहा है, एस्पेशली लीडिंग टू अ ट्रेजिक डेथ, और उसके बाद एक ट्रेजिक काफ़ी दुखद मृत्यु भी हो गई है, इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिटल कंसेंट, तो आप इसमें एक ये बहाना नहीं ले सकते कि ऐसी प्रिजम्पशन, ऐसी आप पूर्व धारणा नहीं ले सकते कि भाई मैरिज के अंदर जो है मैरिटल कंसेंट तो होता ही है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्स हो रहा है तो वो कंसेंट से ही होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इसको आप एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते, वहाँ पर भी तो चीज़ें फोर्स हो सकती हैं ना। द इशू एट हैंड, जो इशू अभी मुद्दा सामने है, इज़ नॉट अबाउट द नेचर ऑफ सेक्सुअल एक्ट बट द एब्सेंस ऑफ कंसेंट एंड द यूज ऑफ फोर्स। अभी मुद्दा जो सामने है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि जो नेचर ऑफ सेक्सुअल एक्ट है उससे मतलब ही नहीं है, मुद्दा ये है कि एब्सेंस ऑफ कंसेंट, कि कंसेंट है भी या नहीं, एंड द यूज ऑफ फोर्स, और कहीं फोर्सफुली तो नहीं करी जा रही हैं चीज़ें। द हाई कोर्ट रिलाइड ऑन एक्सेप्शन सेकेंड ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड which does not recognize marital rape as an offense unless the wife is under 15 years old। देखो जो हाई कोर्ट है ना, उसने किस चीज़ पर रिलाई करा है, उसने करा है एक्सेप्शन सेकंड है, सेक्शन 375 है आईपीसी का, उसकी एक्सेप्शन सेकंड क्लॉज है, तो उस पर हाई कोर्ट ने रिलाई करा है, विच डज नॉट रिकॉग्नाइज, जो कि मानता ही नहीं है मैरिटल रेप जैसी चीज़ को एज ऑफेंस। जो एक्सेप्शन है सेकंड आईपीसी 375 का, वो मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है कि ये क्राइम है, वो मानता ही नहीं है कि ये क्राइम है, अनलेस द वाइफ इज़ अंडर 15 ईयर्स ओल्ड, जब तक कि वाइफ 15 साल से छोटी ना हो। तो अगर वाइफ 15 साल से छोटी है तभी ये मैरिटल रेप जैसी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है हमारा ये कानून, अदरवाइज मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ मानता ही नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेज्ड दिस एज टू 18, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने क्या करा था, ये जो 15 साल की एज है ना, इसको 18 साल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज नहीं करा कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ है। इन द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर केस 2017 का एक केस है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर, उसके अंदर 18 साल कर दी गई थी उसकी एज को, टू जस्टिफाई एक्विटिंग द हस्बैंड, और जिससे जस्टिफाई कर रहे थे कि भी जो हस्बैंड है उनको एक्विट कर दिया जा रहा था। दिस ओवरटर्न द सेशंस कोर्ट वर्डिक्ट, और इसने क्या हो गया, ये वर्डिक्ट को ही पलट दिया, जो सेशन कोर्ट का वर्डिक्ट था हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, विच हैड सेंटेंस्ड हिम टू 10 ईयर्स ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और जिसमें सेशन कोर्ट के ऑर्डर में क्या था, 10 साल की उसको सजा हुई थी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको कर दिया ओवरटर्न। द रूलिंग वंस अगेन ब्रिंग्स अटेंशन टू द एम्बिगुअस लीगल टेरेन सराउंडिंग सेक्सुअल वायलेंस इन मैरिज, और ये जो रूलिंग आई है, ये जो हाई कोर्ट की रूलिंग आई, जो ऑर्डर आया जिसमें ओवरटर्न कर दिया गया सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट को, तो उसने वंस अगेन, उसने दोबारा से क्या कर दिया, ब्रिंग्स अटेंशन, फिर से अटेंशन ले आया टू द एम्बिगुअस लीगल टेरेन, जो हमारा अनक्लियर, एकदम एम्बिगुअस, अजीब सा है ना, कंफ्यूज्ड सा, जो ये एक लीगल टेरेन है हमारा सराउंडिंग सेक्सुअल वायलेंस, जिसमें सेक्सुअल वायलेंस आता है इन मैरिज, तो वो अगेन वो अटेंशन में आ गई चीज़ें। इन अक्टूबर 24 द सुप्रीम कोर्ट डेफर्ड हियरिंग्स ऑन प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, 2024 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने डेफर्ड कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया हियरिंग्स, सुनवाई
ऑन प्ली डाली हुई थी टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, कि भाई लोगों ने प्ली डाली हुई थी कि जो मैरिटल रेप हो रहे हैं ना, मैरिज के अंदर जो रेप हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ जो रेप कर रहा है उसको क्रिमिनलाइज करने के लिए जो प्ली डली थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया डेफर। इन प्रीवियस जजमेंट, प्रीवियस जो पिछले कुछ जजमेंट्स हुए हैं उनमें इट हैड इंडिकेटेड दैट, इट कौन है, अब ये इट किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इट हैड इंडिकेटेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द लेजिस्लेचर टू इंट्रोड्यूस लॉज ऑन दिस इशू। और क्या कहते हुए, इंडिकेटेड दैट मतलब ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये जो मैरिटल रेप वाली जो चीज़ें हैं इसको क्रिमिनलाइज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये लेजिस्लेचर के पास है कि वो इंट्रोड्यूस करे, वो बनाए कुछ कानून, इस मुद्दे पर वो कानून बनाए, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टेटेड दैट, अब यूनियन गवर्नमेंट जो है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई सरकार जो है, जो भारत सरकार है, जो लेजिस्लेचर है, वहाँ पर इसके लिए कानून बनाए जाएं। द यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन दूसरी तरफ जो यूनियन गवर्नमेंट है, हैज़ ऑल्सो स्टेटेड, और उसने भी क्या कह दिया, दैट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप कुड अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। उन्होंने ये कह दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ने, कि जो क्रिमिनलाइज करने जा रहे हैं ना हम, जो मैरिटल रेप हो रहे हैं, अगर हम उनको क्रिमिनलाइज करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये जो मैरिज का सिस्टम है ना ये गड़बड़ा जाएगा, इसको ये इफ़ेक्ट करेंगी चीज़ें। तो जो मैरिज है उसमें अगर ये काम हो जाएगा, मैरिटल रेप को क्राइम मान लेंगे तो फिर चीज़ें अंडरमाइन हो जाएंगी, चीज़ें खराब होने की संभावना है। इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर मैरिटल रेप इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। इंडिया क्या है कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जो मैरिटल रेप को रेप नहीं मानती हैं, उस मतलब क्राइम नहीं मानती हैं, उनमें से इंडिया एक है। येट लेकिन डाटा फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो डाटा आता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से 2019 टू 21, इसके बीच में जो डाटा आया है, रिवील दैट, उसने क्या बताया है कि जो 32% ऑफ एवर मैरिड वुमेन एजेड टू 18 to 49 ईयर्स इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल स्पाउसल वायलेंस। ये डाटा क्या बताता है हमको, ये बताता है कि जो 32% महिलाएं हैं ना, जो 18 से 49 ईयर के बीच में जो महिलाएं हैं शादीशुदा इंडिया के अंदर, वो फेस करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल स्पाउसल वायलेंस। स्पाउसल आया है अगेन, स्पाउस होता है जो पति या पत्नी में से जो होते हैं उनको बोलते हैं पति पत्नी को स्पाउस। तो जैसे पत्नी है तो उसका स्पाउस क्या है, उसका हस्बैंड उसका स्पाउस हो गया। तो ये कह रहा है कि भाई जो 18 to 49 ईयर्स की जो औरतें हैं ना, तो उसमें से 32% औरतें हम मतलब कभी ना कभी फेस करती हैं फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल वायलेंस जो उनका पति करता है। विद ओनली अ स्मॉल परसेंटेज सीकिंग हेल्प, और बहुत कम परसेंटेज है उनमें से, 32% में से बहुत कम परसेंटेज है जो हेल्प लेती हैं, मतलब जो लीगल कार्रवाई उसके खिलाफ करवाती हैं। दिस स्टार्क रियलिटी शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर लॉ मेकर्स, law enforcement and society at large to take urgent action in ensuring women can live free from violence and fear। ये जो स्टार्क रियलिटी है ना, ये जो गंदी रियलिटी है हमारे इस समाज की, शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर लॉ मेकर्स, ये एक वेकअप कॉल मतलब एक तरीके से हमको जाग जाना चाहिए। किसको, किसके लिए जागने की चीज़ें हैं ये, लॉ मेकर जो कानून बनाते हैं उनके लिए, लॉ एनफोर्समेंट जो कानून को लागू कराते हैं उनके लिए, और सोसाइटी के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट एक्शन इसमें लेने की ज़रूरत है, इन एंश्योरिंग, जिससे कि हम एंश्योर कर पाएँ वुमेन कैन लिव फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड फियर, जिससे कि वुमेन आराम से बिना किसी वायलेंस के और बिना किसी डर के इस दुनिया में, इस समाज में रह पाएँ। वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑन लाइफ, जब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑन लाइफ, लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड डिग्निटी एग्जिस्ट, जब हमारे लिबर्टी पर, लाइफ पर, इक्वलिटी पर, डिग्निटी पर कॉन्स्टिट्यूशन हैं, एंड लॉज इन प्लेस टू प्रोटेक्ट वुमेन, और महिलाओं को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए लॉज अवेलेबल हैं। ट्रू चेंज रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट। तो ठीक है, हम चीज़ें कर रहे हैं, लिबर्टी भी मिल रही है, इक्वलिटी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है वुमेन के लिए, लेकिन हमें इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि एक चेंज हमको लाना चाहिए, एक शिफ्ट लानी चाहिए, किसमें, सोसाइटल एटीट्यूड्स में और माइंडसेट्स में। नो रिलेशनशिप, कोई भी रिश्ता, मैरिज इंक्लूडेड, उसके अंदर मैरिज भी इंक्लूड हो जाती है कि कोई भी रिश्ता, मैरिज भी शामिल है, शुड प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर वायलेंस। तो किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी रिश्ते में जो वायलेंस है ना, उसका बचाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो रहा है तो वहाँ पर वायलेंस नहीं होनी चाहिए।
इवन पेरेंट्स और चाइल्ड का जो रिलेशनशिप है ना, जैसे माँ बाप बच्चे को मार देते हैं, वायलेंस हो जाती है ना वहाँ पर भी। तो अब बच्चा अगर पिट रहा है, उसके अंदर डर भी बैठ सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है। तो चाहे वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या कोई भी अदर रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर वायलेंस की इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, बचाव नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा एडिटोरियल था, आपको काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर करेगा ये। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर MCQs। व्हाट वाज द प्राइमरी लीगल बेसिस फॉर द हाई कोर्ट्स रूलिंग इन द छत्तीसगढ़ केस। जो प्राइमरी लीगल बेसिस था हाई कोर्ट का रूलिंग जो दी है छत्तीसगढ़ केस में, उसमें वो क्या था? सुप्रीम कोर्ट्स 2017 रूलिंग एज मैरिटल रेप। कोई जिक्र नहीं आया। देखो आंसर वही देने हैं जो हमने एडिटोरियल में पढ़ा है, उसके अलावा आंसर हमें अपने दिमाग से नहीं देने। फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जिक्र नहीं आया। डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र आया, लेकिन ये प्राइमरी लीगल बेसिस नहीं था। हाई कोर्ट ने क्या किस चीज़ का हवाला देते हुए चीज़ों को उसको कैंसिल कर दिया था, ऑर्डर को? IPC 375 एक्सेप्शन सेकेंड। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो, द हाई कोर्ट रिलाइड ऑन एक्सेप्शन सेकेंड ऑफ 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो इसके ऊपर ही उसने रिलाई करा था, उसके बाद उसने उसको कैंसिल कर दिया था, उसके ऑर्डर को, सेशन कोर्ट के। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, IPC 375 एक्सेप्शन सेकेंड, इसके ऊपर उसने लीगल बेसिस लिया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट इज द की इशू? की इशू पूछ रहा है इन दिस केस में की इशू क्या है? नेचर ऑफ सेक्सुअल एक्ट? नहीं, इसको तो मना कर दिया उसने कि भाई खाली नेचर की बात नहीं है। विक्टिम की एज तो उन्होंने बढ़ा के 18 कर रखी है, उसकी भी कोई ऐसी की इशू नहीं है वो। लीगलिटी ऑफ अननेचुरल सेक्स, ये भी नहीं है। इशू क्या है? एब्सेंस ऑफ कंसेंट, कंसेंट ना होना, और यूज ऑफ फोर्स, और फोर्सफुली चीज़ों को करा जाना, ये इसमें की इशू है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हाट वाज द यूनियन गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप? यूनियन गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट था अगेंस्ट क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप? कि भाई मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की उसमें उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज करते हैं तो क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑलरेडी पनिशेबल, नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, ये भी नहीं कहा। इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, नॉट ए सेंट्रल इशू, ये भी नहीं कहा। बात बोली थी उन्होंने कि इट वुड अंडरमाइन, ये क्या किस चीज़ को कम करेगा? द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, ये जो मैरिज की जो व्यवस्था है, इसको कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी अगर हम ये ऐसे कानून लाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यह आया था ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को अंडरमाइन कर देगा ये, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ग्रामर के क्वेश्चंस देखते हैं। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताना है प्रिजम्पशन वर्ड का। द रूलिंग अलाइज ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट इन मैरिज। प्रिजम्पशन क्या है? आम मतलब किसी चीज़ की पहली पूर्व धारणा है, उसी को बोलते हैं प्रिजम्पशन। और पूर्व धारणा क्या है? अपने आप में एक नाउन है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ है ना, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, तो ये थिंग है भैया। ठीक है, प्रिजम्पशन क्या है? एक चीज़ है, एक बात है, तो उसी को बोलते हैं प्रिजम्पशन, मतलब नाउन। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है हमसे। द कोर्ट एक्विटेड द हस्बैंड। अरे ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, द हस्बैंड को बना दो सब्जेक्ट। आ जाओ, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको तो काट दो, यहाँ है नहीं, यहाँ भी है। अब आते हैं इसके वर्ब पर। वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किस में आती है? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? वॉज या वर, ठीक है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, बनाओ। देखो पहले वॉज और वर्ब देखो इसमें है किसमें, ये तो कट गया, हैज़ आ गया काटो, इज आ गया काटो, वॉज बचा है एक अकेले में, और उसके साथ में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी आ गई, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। द डाटा फ्रॉम द सर्वे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, इससे घबराया मत करो। उसमें बस आपको सब्जेक्ट देख लेना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्ब लगाना। तो बस इतना ही है, अगर ये आपने कर लिया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर देंगे। द डाटा फ्रॉम द सर्वे, तो डाटा क्या है? सिंगुलर है, इसके लिए शोज आ गया, बढ़िया बात है, यहाँ तक तो ठीक है। द डाटा फ्रॉम द सर्वे, सर्वे का जो डाटा है, शोज, वो क्या शो करता है? दैट मैनी विमेन, विमेन क्या है? प्लूरल है, विमेन प्लूरल है। फेसेस, अब फेसेस क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर क्यों लगा रहे हो भाई, एस क्यों लगा रहे हो उसमें? तो फेस कर दो, विमेन प्लूरल है तो प्लूरल ही कब आएगा ना, तो फेस की जगह पर लगा दो क्या? फेस। ठीक है, देखो किसमें है डाटा, इसको काटो, शोज इसको भी काटो, फेसिस की जगह पर फेस होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट। और ये इसी के साथ हमारे ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है।
हमने 6 MCQs देख लिए हैं, 3 ग्रामर के और 3 अनसीन पैसेज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख लिए हैं। अब हम आपको मिलेंगे 10 बजे स्पेशल वोकैब क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको ज़रूर लिया करें डेली। और देखो कल संडे था, मैं सैटरडे को आपको बताना भूल गया था। संडे के दिन आप ट्राई करा करो, जो मैंने पूरे हफ्ते में जितनी भी वीडियोस कराई हैं आप उनका एक बार स्पीड में 2x की स्पीड में आप उसको रिवाइज कर लिया करें, तो फिर आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करो यार वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, मुझे बताओ आप क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हो, या फिर ये वीडियो कैसी लगी आपको वो बताएं मुझे। आप एटलीस्ट थैंक्स ही लिख दिया करो यार, उससे मोटिवेशन बना रहता है। डेली 3 घंटे लगाता हूँ यार मैं डेली आपके लिए ये क्लास बनाने में दोनों। आप इतना भी नहीं करोगे क्या? लाइक करोगे वीडियो को और कमेंट करोगे, ठीक है? तो कमेंट करें आज वीडियो में ज़रूर। ऑलराइट, चलिए 10 बजे मिलते हैं वोकैब स्पेशल की क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।